हेलो टू ऑल आवर कम्युनिटी मेंबर्स। मिशन आईएएस पीसीएस में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको लग रहा होगा वीडियो आने में कुछ दिनों से डिले हो रही हैं। इट वाज एक्चुअली बिकॉज आई वाज इन द होम एंड वहाँ पर वीडियो बनाने में थोड़ी सी दिक्कतें आती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जो प्रॉपर इक्विपमेंट्स हमें मिलने चाहिए वो नहीं अवेलेबल थी। ठीक है, तो मोबाइल पे वीडियो शूट करना काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग होता है। ठीक है, प्रॉपर तरीके से जो हाईलाइट करने की मेथड्स होती है वो नहीं हो पाती है। दैट्स वाई थोड़ी सी डिले करके वीडियो पब्लिश हो रही थी, बट कोशिश मैंने ये रखी कि कंटिन्यूटी बना रहे। और छठ पर्व आपको ही पता है काफ़ी बड़ा पर्व होता है, खासकर बिहार वासियों के लिए। दैट्स वाई मैंने उसे ज्वाइन भी किया, एंजॉय भी किया, और अब हम अपने वापस स्टडी टेबल पर आ चुके हैं। तो होप यू अंडरस्टूड माई कंसर्न, जो मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। अब फिर से हम कंटिन्यूटी बेसिस पे वीडियो को अपलोड करने का प्रयास करते रहेंगे। ठीक है, आपका भी कॉपरेशन काफ़ी धीमा है एक प्रकार से। जो हमें सब्सक्राइबर्स की ज़रूरत है, जिस प्रकार से हम मेहनत कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं नहीं देखने को मिल रहा है। आप भी ऑब्जर्व कर रहे होंगे। तो बस आपको अपने तरफ से कोशिशें जारी रखनी है। शेयर करिए वीडियो को, लाइक करिए, कमेंट करिए, ताकि हमें भी एक मोटिवेशन मिले, एनर्जी मिले अंदर से, और हम आपके लिए वीडियोस यूं ही बनाते रहे। ठीक है, बिकॉज आप भी सोच सकते हो मेंस के लिए वीडियो बनाना काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है, प्रॉपर स्टडी करनी पड़ती है, और उसके बाद आपको डिलीवर करना पड़ता है। तो ऐसे में आप लोगों का सपोर्ट वेरी वेरी नेसेसरी है। और होप कि आप अपने फ्रेंड सर्कल में, कम्युनिटी में शेयर करते रहें, ताकि हमें भी वो मोटिवेशन मिले और हम भी आपके लिए वीडियोस बनाते रहे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। हम लोगों ने सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के बेसिक के बारे में देखा था, है ना। सेल्फ हेल्प ग्रुप के बारे में मैं आपको बता दूं तो एक प्रकार से ये आपका ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं जिनके सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड लगभग सिमिलर होते हैं। ठीक है, और ये बेसिकली एक कॉमन टास्क परफॉर्म करने का प्रयास करते हैं। आप इंडिया में काफ़ी सारे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के बारे में सुनते होंगे। कोविड-19 के दौरान भी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो हैं वो भी एक्टिव रही थी, एज वेल एज सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो आपका सेल्फ हेल्प ग्रुप है, ठीक है, वो कहीं ना कहीं रूरल इकोनॉमी या फिर रूरल डेवलपमेंट में काफ़ी बड़ा योगदान करती हैं। ठीक है, सेल्फ हेल्प ग्रुप मान के चलो कि लेट से कि 5 महिलाओं का ग्रुप है। ठीक है, अब वो एक साथ आ गई। अब सबके पास लेट से कि 1000 रुपये हैं, तो 1000 रुपये इन्होंने दिया, 1000 रुपये इन्होंने दिया, तो टोटल आपका 5000 हो गया। ठीक है, अब इन्हीं मेंबर्स में से किसी मेंबर को ज़रूरत है कि भाई साहब मुझे सिलाई मशीन खरीदनी है, ताकि हमारा जो सिलाई वाला कारोबार है वो आगे बढ़े, क्योंकि वो मशीन उसकी ख़राब हो गई है। तो आराम से इस मेंबर को लोन के रूप में पैसे दिए जा सकते हैं, और वो सिलाई मशीन ले सकती हैं आराम से, और अल्टीमेटली वो अपने बिजनेस को चला सकती हैं और अपनी अर्निंग कंटिन्यू कर सकती है। उसी प्रकार से चलो, ये तो 1000 की हमने बात की, लेट से 1-1 लाख रुपए जमा किए, तो पांचों मिल के हो सकता है कोई बिजनेस सेटअप कर दे, या फिर किसी एक व्यक्ति को लोन की ज़रूरत पड़े बिजनेस एक्सपेंशन के लिए, तो फिर यहाँ से उनको लोन मिल सकता है। तो आप बेसिक अंडरस्टैंडिंग समझ रहे होंगे कि सेल्फ हेल्प ग्रुप का क्या मतलब होता है, और किस प्रकार से ये विलेज में रह रहे लोगों को मदद कर सकता है, एक प्रकार से उनके इकोनॉमिक एक्टिविटीज को ड्राइव करने में और विलेज इकोनॉमी को ड्राइव करने में। ठीक है, और एक प्रकार से जब बिजनेस एक्सपेंशन होता है, ठीक है, जब इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ेंगी, तो आप बताओ जो पोवर्टी जैसी समस्याएं हैं, या फिर और भी जो दिक्कतें आती हैं, लेट से कि महिलाओं के पास पैसे नहीं होते हैं कि वो बच्चे को अच्छे स्कूल में भेज सके, तो ये सब जब आपका सेल्फ हेल्प ग्रुप एक साथ आती हैं, तो जाहिर सी बात है इनकी इकोनॉमिक एक्टिविटी, इनकम स्टेटस बढ़ता है। तो ऐसे में बच्चों को एजुकेशन भी दे सकती हैं, और ओवरऑल विलेज डेवलपमेंट हमें देखने को मिल सकता है। इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी आप देखोगे टाइम टू टाइम सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की मदद करते रहते हैं,
यूं कह सकते हो कि लोअर इंटरेस्ट रेट पर लोन भी इन्हें प्रोवाइड करवा सकती हैं, ताकि ये जो है एक्टिव रहे और इसके माध्यम से विलेज की इकोनॉमी का भी डेवलपमेंट होता रहे, ग्रोथ होता रहे। तो होप यू अंडरस्टूड जो मैंने बेसिक अंडरस्टैंडिंग से आपको बताई। और पंचसूत्रा के बारे में तो हमने आपको बताया था कि रेगुलर मीटिंग्स होनी चाहिए, सेविंग्स होनी चाहिए, ठीक है, इंटरनल लैंडिंग आपका होना चाहिए और रेगुलर रिपेमेंट। आप सोचो कि लोन दे दिया गया, अब रिपेमेंट ही नहीं की गई, तो फिर सेल्फ हेल्प ग्रुप का जो बेसिक मोटो है वही आपका फुलफिल नहीं हो सकेगा। बिकॉज पैसे जब वापस आएंगे नहीं तो वो पैसे दूसरे मेंबर को मिलेंगे कैसे? अब दूसरे मेंबर्स को मिलेंगे नहीं तो उनकी इकोनॉमिक स्टेटस इंप्रूव कैसे होगी? ठीक है, तो इस एंगल से रेगुलर रिपेमेंट होना चाहिए। साथ ही साथ प्रॉम्प्ट बुक कीपिंग यानी कि अकाउंटिंग, ठीक है, कि हाँ किसको पैसे दिए गए, कितने दिए गए, ये पूरा जानकारी होना चाहिए कि बाद में कोई डिस्प्यूट ना हो। तो ये सब हमने देखा था। साथ ही साथ हमने ऑब्जेक्टिव्स कुछ देखे थे, तो ऑब्जेक्टिव्स आप पढ़ लेना, मैंने पिछले वीडियो के लेक्चर में आपको प्रोवाइड की ही है। जैसे आपका इनकरेज वोमेन टू सेव, ये सब कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात ये भी है ना, सेल्फ हेल्प ग्रुप में बहुत सारे महिलाएं भी शामिल होती है ना। कुछ कुछ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स ऐसे भी होंगे जो एक्सक्लूसिवली वोमेन होते हैं, वोमेन उनको चलाती है। तो वोमेन एम्पावरमेंट का भी एक अच्छा स्रोत है ये आपका सेल्फ हेल्प ग्रुप, ठीक है। ओरिजिन ऑफ एसएचजी इसके बारे में हमने चर्चा कर दी थी, देयर इज नो नीड टू रिपीट अगेन, तो अल्टीमेटली आप उसे देख सकते हो। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की जरूरत क्यों है, इस पर क्वेश्चन बनता है। सिग्निफिकेंस ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप, ये जब तक आपको पता नहीं रहेगा आप क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर सकोगे। देख सकते हो सेल्फ हेल्प ग्रुप आपका रूरल पॉवर्टी को टैकल करने में, अनएम्प्लॉयमेंट को टैकल करने में, बिकॉज एक प्रकार से ये जो है अपने मेंबर्स को लोन देती हैं पैसे के रूप में, और बिजनेस एक्सपेंशन या फिर कोई एसेट खरीदना हो फॉर द बिजनेसेस, उन सब में मदद किया जाता है, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हो वुमेन एम्पावरमेंट का भी स्रोत है ये। और वुमेन कहीं ना कहीं जब एसएचजी में पार्टिसिपेट करती हैं तो वो पब्लिक लाइफ में उतरती हैं, और ऐसे में उनका जो एम्पावरमेंट है वो हमें देखने को मिलता है, वर्क फोर्स में वो शामिल होती हैं, ये सब बात है। एलोंग विथ जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स है वो कोऑपरेटिव कंसेप्ट पर आधारित है। कोऑपरेटिव हम आगे देखने वाले हैं, कोऑपरेटिव भी कुछ सिमिलर ही कंसेप्ट है, यहाँ पर भी आपका एसोसिएशन ही होता है लोगों का, ठीक है, एक साथ मिलते हैं और अल्टीमेटली इकोनॉमिक एक्टिविटी को ड्राइव करते हैं, ठीक है। उसके बाद ये भी एक इम्पॉर्टेंट बात है कि जो भी वल्नरेबल सेक्शन है, वल्नरेबल सेक्शन में आपका वुमेन भी आ सकती है, वल्नरेबल सेक्शन में आपका जो SC या ST कम्युनिटीज ये सब भी आ सकती है, ठीक है। अब हो सकता है इनको फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम की एक्सेसिबिलिटी नहीं हो, या फिर इनको जो बैंक में खाते होने चाहिए वो नहीं हो, जिस कारण वो बैंक से क्रेडिट न ले सक रहे हो। तो ऐसे में ये जो आपके सेल्फ हेल्प ग्रुप्स है, अगर ये इनके सदस्य है तो इनको भी आसानी से पैसे मिल जाते हैं और ये भी अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज को ड्राइव कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सब हमने देखा था। बेनिफिट्स ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप की बात करें तो वही बात है, जो महिलाएं पॉवर्टी में जीवन बिता रही हैं इन पर ज़्यादा फोकस रहता है कि इनके स्टेटस में इम्प्रूवमेंट हो, ठीक है। साथ ही साथ मैंने आपको बताया था इकोनॉमिक सेल्फ सफिशिएंसी अचीव करने में एक महत्वपूर्ण रोल आपका एसएचजी प्रोवाइड करता है। along with improves women status in the family and society, along with improves health and living standards, ठीक है। और फिर आप देख सकते हो वोमेन फ्रॉम रूरल एरियाज आर मोबिलाइज्ड, तो ये सब हमने देखा था। उसके बाद चैलेंजेज हैं, चैलेंजेज आप देख लेना, ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी की कमी होती है, कैपेसिटी बिल्डिंग की क्षमता विकास नहीं हो पाता है जिसके कारण वो फुल पोटेंशियल पर ऑपरेट नहीं कर पाते हैं। एलोंग विथ पॉलिटिसाइजेशन, बहुत सारे सेल्फ हेल्प ग्रुप में देखोगे कि पॉलिटिकल एफिलिएशन रहता है नेताओं का, ठीक है, और ऐसे में वो ट्रांसपेरेंट तरीके से, अकाउंटेबल तरीके से नहीं ऑपरेट करती हैं, ठीक है। उसके बाद ये है कि सिक्योरिटी इनमें नहीं होती है, यानी कि जो सेल्फ हेल्प ग्रुप के मेंबर्स होते हैं, ठीक है, वो बेसिकली ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस पर आधारित होते हैं, ठीक है। अगर किसी मेंबर ने ट्रस्ट तोड़ दिया, पैसे लेकर भाग गया, तो फिर इसका क्या उपाय होगा, इस पर आपका कोई सिक्योरिटी नहीं है। तो ये सब हमने देखा था, ये सब हमने पढ़ लिया था।
मेजर्स टू मेक एसएचजी इफेक्टिव, ये आप पढ़ लो। एक्चुअली मैंने आपको बता ही दिया है इसमें, ठीक है, क्या क्या स्टेप्स लिए जा सकते हैं एसएचजी को इफेक्टिव बनाने के लिए। अब हम चलते हैं एसएचजी को डिजिटाइजेशन करने के प्रयास जो किए जा रहे हैं, ठीक है, किस प्रकार से एसएचजी को डिजिटाइज किया जा सके ताकि वो भी एक प्रकार से फाइनेंशियल इंक्लूजन उनका हो सके, और जो भी बैंकिंग सर्विसेज इनको मिलनी चाहिए वो मिले। तो उसके लिए आपका ई शक्ति प्रोजेक्ट नवाडा लेकर आया था। तो अगर हम बात करें ई शक्ति, या फिर इसी को एसएचजी डिजिटाइजेशन, नाम से ही पता चल रहा होगा, एसएचजी डिजिटाइजेशन यानी कि सेल्फ हेल्प ग्रुप डिजिटाइजेशन, और ये नाबार्ड का माइक्रो क्रेडिट एंड इनोवेशन डिपार्टमेंट है, उसी का प्रोजेक्ट है, ठीक है। और इसका ऑब्जेक्टिव आपको ध्यान रखना है, टू डिजिटाइज ऑल सेल्फ हेल्प ग्रुप्स इन द कंट्री, जो भी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं हमारे देश में उसको डिजिटल प्लेटफॉर्म देना, ठीक है। और इससे कहीं ना कहीं डिजिटल इंडिया का जो गोल है भारत सरकार का, उसको भी अचीव करने में मदद मिलेगी, ठीक है। फिलहाल आपका ये जो प्रोजेक्ट है 250 डिस्ट्रिक्ट्स में इंप्लीमेंट हो रहा है। एंड इसका एम क्या है? इसका एम बेसिकली है कि जो भी आपके एसएचजी अकाउंट से, अब जाहिर सी बात है जब पैसे कलेक्ट किए जाते हैं तो उसको कहीं ना कहीं रखा जाएगा। अब अगर इनको डिजिटाइज कर दिया जाता है इनके अकाउंट्स को, तो आराम से फाइनेंशियल इंक्लूजन होगा इनका, और वाइड रेंज ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज वो एसेस कर सकती है। जैसे हम ही लोग बैंक एसेस करते हैं तो हमारे पास नेट बैंकिंग है या फिर आपका यूपीआई है, जो भी हम बहुत सारे फाइनेंशियल सर्विसेज अवेल करते हैं ना, तो जब इनके अकाउंट को डिजिटाइज कर दिया जाएगा तो जाहिर सी बात है ये भी वेराइटीज ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज एसेस कर सकती हैं, और विदाउट फेसिंग एनी इश्यू, ठीक है। तो ये सब बेसिक ऑब्जेक्टिव है। जैसे आप देख लो, हैशल फ्री डिलीवरी ऑफ बैंकिंग सर्विसेज बाय यूजिंग द अवेलेबल टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो जो भी ट्रांजेक्शन सब हुआ है उन्हें ये सब चेक कर सकती है, ठीक है। और इम्पोर्टेंट बात यह है कि क्रेडिट लेने में भी आसानी होगी इन्हें, ये सब बात है। उसके बाद कुछ केस स्टडीज अगर हम देखें तो जैसे कुछ आपका सेल्फ हेल्प ग्रुप जिसमें आपका महिला आर्थिक विकास महामंडल, जो कि आपका एसएचजी है महाराष्ट्र में, और इन्होंने क्या इनिशिएटिव लॉन्च किया है उसको समझने के लिए सबसे पहली बात तो यह है कि जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होते हैं महाराष्ट्र में उनको स्किल्ड असिस्टेंस की ज़रूरत होती है, बिकॉज आजकल फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है, और ऐसे में इसको मैनेज करने के लिए स्किल्ड असिस्टेंस की ज़रूरत है। तो ये जो आपका एसोसिएशन है या फिर एसएचजी है, इन्होंने कम्युनिटी रन रिसोर्स सेंटर लॉन्च कर दिया जो इस प्रकार की सर्विसेज प्रोवाइड करेगा। आप देख सकते हो, टू प्रोवाइड फाइनेंशियल एंड लाइवलीहुड सर्विसेज टू सेल्फ हेल्प ग्रुप। तो काफ़ी अच्छी बात है एक प्रकार से डिजिटल सर्विसेज प्रोवाइड करने के फील्ड में। उसके बाद आप देख लो कुदुम्बाश्री इन केरला, इस एसोसिएशन के बारे में आपने बहुत बार सुना भी होगा। आई थिंक कि इथिक्स के लेक्चर सीरीज में जब डिस्कस कर रहा था आई वॉज टॉकिंग अबाउट दिस सेल्फ हेल्प ग्रुप। तो ये आपका जो कुदुम्बाश्री एसएचजी है ये आपका केरला में इसकी शुरुआत होती है 1998 में, और इसका एम क्या था कि टोटल पॉवर्टी को इरेडिकेट करना है, खत्म करना है, कलेक्टिव एक्शन। अब ये सब ऐसे इश्यू हैं जहां पर कलेक्टिव एक्शन जरूरी है, ठीक है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये कि इट इज कंट्रीज लार्जेस्ट वोमेन एम्पावरमेंट इनिशिएटिव। अब वोमेन एम्पावरमेंट होगी तो एक प्रकार से यूं समझो कि वोमेन की जो काबिलियत है हम उससे इम्प्रूव कर रहे हैं, कि आप भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करिए, आप भी जो है बिजनेस इस्टेब्लिश करिए, इस प्रकार से एम्पावरमेंट किया जा सकता है। और जब एम्पावरमेंट होगा तो जाहिर सी बात है वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज में उतरेंगी, और अल्टीमेटली जो पॉवर्टी जैसी सिचुएशंस दूर हो सकेंगी, बिकॉज पैसे आने लगेंगे तो एक प्रकार से बेटर न्यूट्रिशन सब होगा, बेटर हेल्थ केयर होगा, समझ में आ रहा है। तो इस प्रकार से आपका पॉवर्टी सब इराडिकेट होगा। उसके बाद देखो आप, इसके 3 एलिमेंट्स हैं। माइक्रो क्रेडिट यानी कि छोटे छोटे अमाउंट में लोन देना, उसी को हम कहते हैं माइक्रो क्रेडिट। उसके बाद एंटरप्रेन्योरशिप यानी कि एक प्रकार से जो बिजनेस स्किल्स होने चाहिए उसको डेवलप करवाना एंड एम्पावरमेंट करवाना।
तो ये 3 एलिमेंट्स थे, इन सब पर फोकस किया गया। तो माइक्रो क्रेडिट से उनको पैसे मिल जाएंगे, एंटरप्रेन्योरशिप से जो बिजनेस करने की स्किल है वो आ जाएगी, और एम्पावरमेंट से एक प्रकार से जो पुश होता है ना कि हाँ एक प्रकार से आगे प्रेरित करें कि आप जो है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में, तो ये तीनों एलिमेंट आपके देखने को मिले। ठीक है, वैसे आपका जो कुटुंबश्री है वो गवर्नमेंट रन ऑर्गेनाइजेशन है, और गवर्नमेंट जो है वो बेसिकली पे करती हैं एम्प्लॉयज को। ठीक है, तो ये हमने सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के बारे में बेसिक अंडरस्टैंडिंग कर ली, होप यू अंडरस्टूड। अब हम चलेंगे नेक्स्ट, दैट इज योर कोऑपरेटिव सोसाइटीज, ट्रस्ट एंड रिलीजियस इंडोमेंट्स। कोऑपरेटिव पर हम यहाँ से चर्चा करेंगे, लेकिन कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप देख सकते हो यहाँ पर। सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान रखना है कि जब हम सेल्फ हेल्प ग्रुप की बात करेंगे ना, क्वेश्चन आया है, जैसे यहाँ पर आप देखिए 2020 में भी क्वेश्चन पूछा है, 17 में भी क्वेश्चन पूछा है, और 15, फिर आपका 14, फिर 2013, मतलब मान के ये चलो ये क्वेश्चंस आने की प्रोबेबिलिटी रहती है। तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स पर क्वेश्चन आएगा तो आप उसका इंट्रोडक्शन तैयार रखोगे ना, तो इंट्रोडक्शन तैयार रखिए। आपके इंट्रोडक्शन कहीं से भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं होगी, अपने से भी बना सकते, लेकिन अपने से बनाओगे तो थोड़ा टाइम लगेगा, दैट्स वाई आप इंट्रोडक्शन रेडीमेड रखिए। उसके बाद जो आपके सिग्निफिकेंस है ना, सिग्निफिकेंस तो आपको पता ही होनी चाहिए कि सिग्निफिकेंस क्या होंगे एसएसजी के, खासकर रूरल डेवलपमेंट के कंटेक्स्ट में। ठीक है, उसके बाद आपको ध्यान रखना है क्या वीकनेसेस हैं एसएसजी के, ठीक है, और क्या सुधार किए जा सकते हैं, और गवर्नमेंट ने क्या क्या इनिशिएटिव लॉन्च की है एसएसजी को एम्पावर करने के लिए। ठीक है, तो इस एंगल से अगर आप टॉपिक तैयार कर लेते हो तो आपका जो भी क्वेश्चन है ऑन एवरेज बनकर तैयार हो जाएगा, बिकॉज क्वेश्चंस इसी के आसपास रोटेट करेंगे। ठीक है, जैसे मैं एक क्वेश्चन यहाँ पर देख रहा हूँ, माइक्रो फाइनेंस एज एन एंटी पॉवर्टी वैक्सीन, इसका एम है एसेट क्रिएशन और इनकम सिक्योरिटी प्रोवाइड करना रूरल पीपल को। ठीक है, तो यहाँ पर आपका सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के क्या रोल है इन अचीविंग एसेट क्रिएशन एज वेल एज इनकम सिक्योरिटी अलोंग विथ एम्पावरिंग वुमेन इन रूरल इंडिया। ठीक है, तो माइक्रो फाइनेंस का मतलब क्या होता है, छोटे छोटे क्रेडिट देना। ठीक है, लेट से 50,000 का लोन दे दिया, इस प्रकार से। तो माइक्रो फाइनेंस जब दिए जाते हैं तो एक प्रकार से किस ऑब्जेक्टिव से दिए जाते हैं कि भाई साहब बिजनेस करने हैं या फिर कोई मशीन्स खरीदनी है, तो इस प्रकार से माइक्रो फाइनेंस दिए जाएंगे। तो ऐसे में क्या होगा कि बिजनेस एक्टिविटीज चल पड़ेंगी, इकोनॉमिक एक्टिविटीज चल पड़ेंगी रूरल एरियाज में, तो ऐसे में पैसे बनेंगे, और पैसे बनेंगे तो आराम से आपका जो फैमिली या फिर हाउस होल्ड है उनकी इनकम सिक्योरिटी बढ़ेगी, खासकर रूरल पीपल की, बिकॉज माइक्रो फाइनेंस किसके लिए होंगे, जाहिर सी बात है जो गरीब या फिर जिनके पास ज़्यादा कोलेट्रल नहीं है गिरवी रखने को, उनके मिलेंगी, है कि नहीं है। तो यहाँ पर सेल्फ हेल्प ग्रुप के रोल को इवेल्युएट करने की बात की जा रही है इन अचीविंग दीज टू ऑब्जेक्टिव। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स का भी मतलब तो यही है ना, वो भी तो एक प्रकार से एक साथ आते हैं और बिजनेस जो भी है उसको ड्राइव करेंगे। ठीक है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज ड्राइव करेंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि बहुत सारे आपको एसोसिएशन मिलेंगे, जैसे यहाँ पर हमने बात की, यहाँ पर देख लिए महिला आर्थिक विकास महामंडल। अब जाहिर सी बात है ये भी तो आपका एक एसएचजी है ना, तो ये जो एसएचजी है ये बेसिकली जब एक्टिविटीज करती हैं तो इसमें जो भी आपकी महिलाएं वर्क कर रही होती है इनको भी इनकम मिलेगा, इनको भी फायदे मिलेंगे। ठीक है, तो ऐसे में वोमेन एम्पावरमेंट होगा, बिकॉज वोमेन भी पार्टिसिपेट कर रही हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज में, पब्लिक एक्टिविटीज में। इस प्रकार से वोमेन एम्पावरमेंट होगा, वोमेन की जो इंडिपेंडेंसी है वो इस्टेब्लिश होगी। तो इस एंगल से आप क्वेश्चन को जज कर सकते हो, तो आपको बस एग्जाम्पल सोचने हैं। और एक बात और, जब आप सेल्फ हेल्प ग्रुप के टॉपिक को तैयार करोगे ना, तो 4-5 सेल्फ हेल्प ग्रुप्स डिफरेंट डायमेंशन के, है ना, उसको आपको देख लेना है। डिफरेंट डायमेंशन मतलब जैसे आप कदम्बा सिटी के बारे में देखा, इनका काम क्या है, पॉवर्टी एलिवेशन करना। ठीक है, एलोंग विथ वुमेन एम्पावरमेंट करना। उसी प्रकार से कोई दूसरा आपका सेल्फ हेल्प ग्रुप होगा जो फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करता है। ठीक है,
तो इस एंगल से आपको ध्यान रखना है। तो होप यू अंडरस्टूड। तो ऐसे में क्या होगा, आपका टॉपिक तैयार हो जाएगा। तो यहाँ तक हमने डिस्कस किया, होप आपको कोई दिक्कतें नहीं आ रही होंगी। बस आपको शेयर सब्सक्राइब लाइक करते रहना है और हमारे साथ चलते रहना है, ताकि आप भी कदम से कदम मिलाकर हमारे साथ चलें और जो आपने सपने देखे हैं उस सपने को भी पूरा हो। तो लेट्स मूव टू द टॉपिक कोऑपरेटिव्स। कोऑपरेटिव्स की चर्चा काफ़ी ज़्यादा हुई थी, याद है आपको? कंट्रोवर्सी भी हुई थी कोऑपरेटिव्स, और सुप्रीम कोर्ट ने सर्टेन सेक्शन जो है उसको रिमूव किया था। यहाँ पर आप देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ। 2020 की 21 की बात है ये। यहाँ पर आप देखिए, है ना, पार्ट ऑफ 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट एज वेल एज पार्ट 9B ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें आपका कोऑपरेटिव सोसाइटीज के बारे में बात की गई है, उसके कुछ प्रोविजंस स्ट्राइक डाउन किए गए थे। ठीक है, अब वो क्या बातें हैं वो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन आपको मैंने आइडिया दे दिया कि ये न्यूज़ में रहते हैं। ठीक है, अब न्यूज़ में रहते हैं तो यूपीएससी क्या करती है, एक साल पहले के करंट अफेयर्स वाले क्वेश्चन से उठा के पूछ देती है। ठीक है, ताकि बच्चा भूल गया हो और उसको रिवाइज ना करे और अल्टीमेटली एन मौके पे क्वेश्चंस पूछ दिए जाते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं कोऑपरेटिव्स की। तो जब हम कोऑपरेटिव की बात करें या फिर कोऑपरेटिव सोसाइटी, देखो कॉपरेशन और कोऑपरेटिव्स में अंतर है। कॉपरेशन जो कंपनीज होते हैं, जैसे मल्टीनेशनल कंपनीज, है ना, बड़े बड़े कंपनीज होते हैं, उनको कॉपरेशन कहते हैं। और जो कोऑपरेटिव्स होते हैं ये बेसिकली एसोसिएशन होता है। ठीक है, वॉलेंट्री एसोसिएशन, कुछ इंडिविजुअल्स आ गए एक साथ और उनके कुछ कॉमन नीड्स हैं। ठीक है, और वो कॉमन इकोनॉमिक इंटरेस्ट हासिल करना चाहते हैं। जैसे अमूल का एग्जांपल ले लो, वो बेसिकली एक सबसे बेहतर एग्जांपल होगा कोऑपरेटिव्स का, है ना, जिन्होंने जो भी मिल्क फार्मर थे उनको इंटीग्रेट करवाया और एक प्रकार से नेटवर्क इस्टेब्लिश किया, और पूरे देश भर में जो दूध उत्पादन होते हैं उन सबको जोड़ा और एक मार्केट तैयार कर दिया अपने प्रोडक्ट का। और आज वो प्रोडक्ट अपने घरों में आप देखते हो। तो इससे क्या हुआ, इससे आपका जो आपके मिल्क फार्मर्स है उनके इनकम सिक्योरिटी बढ़ी ना। और दूसरी इम्पोर्टेंट बात ये कि जो मिल्क की कमी होती थी वो मिल्क की कमी देखने को नहीं मिलती है। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात ये कि जब मार्केट में रॉ मटेरियल्स आने लगे तो इससे वैरायटी जो प्रोडक्ट्स बनने लगी, मिल्क के वेरियस प्रोडक्ट्स आप देखते हो जो आपको देखने को मिलती है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये जो सेक्टर्स है इसको भी एक प्रकार से बूस्ट मिला। तो अमूल का या फिर जो भी मिल्क कोऑपरेटिव्स हैं, जैसे बिहार की ही बात करें तो सुधा दूध के बारे में आपने सुना होगा। ठीक है, तो ये सब जो है काफ़ी डेवलपमेंट किए हैं कोऑपरेटिव्स के बेस के आधार पर। ठीक है, तो जब हम बात करते हैं कोऑपरेटिव्स की तो वही हमने आपको बताया, वॉलंटरी एसोसिएशन है इंडिविजुअल्स का हैविंग द कॉमन नीड्स, और ये बेसिकली कॉमन इकोनॉमिक इंटरेस्ट हासिल करना चाहते हैं। ठीक है, साथ ही साथ जो भी पुअर सेक्शन है उनको भी मदद मिल जाती है। ठीक है, सेल्फ हेल्प एंड म्यूचुअल हेल्प के प्रिंसिपल के आधार पर। अब आप देखो यहाँ पर जो एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर्स है, कहीं ना कहीं इन्होंने ही इंडिया के कोऑपरेटिव मूवमेंट को जन्म दिया। ठीक है, कोऑपरेटिव की जो विचारधारा है ना वो उतनी ज़्यादा एक्टिव नहीं थी बहुत पहले। जब से आपका जो मिल्क रिवॉल्यूशन है या फिर वाइट रिवॉल्यूशन है इंडिया में सक्सेस हुआ, तब से जो कोऑपरेटिव फिलोसफी है ना वो और ज़्यादा मजबूत हुई इंडिया में। हालांकि इसके अगर हम बेस देखें या लिंकेजेस देखें तो आपको कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज एक्ट 1904 में आया था। ठीक है, और कहीं ना कहीं इसने भी कोऑपरेटिव्स को प्रमोट करने में मदद की थी। तो कैसे शुरुआत हुआ कोऑपरेटिव मूवमेंट का इंडिया में, तो इसको ट्रेस किया जाता है कि जो रूरल इंडिया में जो रूरल इंडेप्टनेस की प्रॉब्लम्स थी, यानी कि काफ़ी ज़्यादा कर्ज देखने को मिल जाता था जो भी आपके रूरल कम्युनिटीज़ थे। और
जो फार्मर्स थे वो उनको पे नहीं कर पाते थे। तो ऐसे में कोऑपरेटिव सोसाइटीज का एक प्रकार से फिलोसफी रखी गई कि भाई साहब चलो एक साथ मिल जाते हैं, ठीक है, और एक कोऑपरेटिव सोसाइटीज तैयार करते हैं, और आप कुछ कंट्रीब्यूट करो हम कुछ कंट्रीब्यूट करेंगे, ऐसे में एक दूसरे मेंबर्स को लोन देंगे, ठीक है, और फिर उसको रिपेमेंट करेंगे, ताकि जो पहले बड़े बड़े मनी लेंडर्स होते थे ना वो हायर इंटरेस्ट रेट चार्ज करते थे, तो ये सब समस्याएं थी। तो ये क्या करते थे, अपने कर्ज को चुका ही नहीं पाते थे। तो उन सब से निपटने के लिए ये सोचा गया कि क्यों ना आपस में ही ग्रुप बनाए और अल्टीमेटली एक दूसरे को मदद करें। तो ये भी अच्छी बात थी, ठीक है। तो ऐसे आपका कॉरपोरेटिव विचारधारा का डेवलपमेंट हुआ, ठीक है। तो जो भी पैसे आते थे इसके माध्यम से जो फार्मर से उनकी जो कॉमन समस्याएं रहती थी, जैसे क्रेडिट है ना, अब सीड को बोना है, सीड खरीदना है तो पैसे की ज़रूरत है ना, इनपुट जो भी चाहिए आपका उसके लिए पैसे की ज़रूरत होगी, साथ ही साथ प्रोडक्ट मार्केटिंग की भी पैसे की ज़रूरत होगी। तो ये सब समस्याएं सॉल्व होने लगी। एज वेल एज अगर हम हिस्टोरिकल इवोल्यूशन देखें तो इसके बारे में हमने अभी चर्चा भी किया है, कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज एक्ट 1904 और फिर आपका कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज एक्ट 1912, ये दोनों आया। फिर कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स 1919। अच्छा चलो एक हम आपसे हिस्ट्री वाला क्वेश्चन पूछते हैं, ये जो आपका कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज एक्ट 1904 वाला, ये किसके वायसराय के पीरियड में आया, और ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स 1999 है, ठीक है, ये आपका किस वायसराय के समय में आया? जल्दी से आप हमें कमेंट में आंसर दीजिए। उसके बाद बहुत सारी कमेटी भी बैठाई गई थी, जैसे रॉयल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर या फिर कमेटी ऑन कोऑपरेटिव प्लानिंग 1945 ब्रिटिश रिजिम के दौरान। तो इन सब ने कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट किया कोऑपरेटिव्स के जो स्ट्रक्चर है उसको सेटअप करने में, और ये कोऑपरेटिव्स की फिलोसफी या फिर कोऑपरेटिव्स का जो ट्रेंड है वो चलता गया और संविधान में भी इसको जगह मिली, ठीक है, और फंडामेंटल राइट्स में भी इसको डाला गया। हालांकि फंडामेंटल राइट्स में इसको डाला गया काफ़ी बाद में, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में कोऑपरेटिव्स फंडामेंटल राइट के अंतर्गत नहीं थे, इसको 97th अमेंडमेंट एक्ट 2011 में डाला गया था, ठीक है। तो अगर हम कुछ बात करें कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस की दैट डील्स विद द कोऑपरेटिव्स, तो आर्टिकल 19 में आप पढ़ते ही होंगे, ये जो आपका आर्टिकल 19 है ये आपका राइट टू फ्रीडम का पार्ट है ना। आपको ही पता होगा राइट टू फ्रीडम 19 से आर्टिकल 22 तक आपका चलता है राइट टू फ्रीडम। तो जो आपका आर्टिकल 19 है ये साफ साफ बोलता है आपका राइट टू फॉर्म कोऑपरेटिव सोसाइटीज, ये आपका फंडामेंटल राइट्स होगा, है ना। तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज बनाना ये फंडामेंटल राइट्स है, ठीक है। साथ ही साथ 97th अमेंडमेंट एक्ट 2011 किया गया था। तो इसमें क्या चेंजेज आई थी, तो वही बात है, पहली चेंजेस तो ये थी कि आर्टिकल 19 में जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज है उसको ऐड किया गया है। आप देख सकते हो पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन दैट डील्स विद द फंडामेंटल राइट, यहाँ पर आपका यूनियन सब तो थे ही थे, उसके साथ साथ कोऑपरेटिव सोसाइटीज को ऐड किया गया। उसके बाद पार्ट 4A जो कि आपका DPSP है, ठीक है, उसमें आपका ध्यान रखना है ये जो पार्ट 4A है ये पार्ट 4A ये वाला नहीं है, ठीक है। ये पार्ट 4A जो ये वाला है ना ये आपका फंडामेंटल ड्यूटी से डील करता है, ये बेसिकली पार्ट 4 का ही हिस्सा है, ठीक है। तो पार्ट 4 आपका DPSP से डील होता है, ये तो आपको पता ही होगा। तो इसी के अंतर्गत आपका जो आर्टिकल 43B है, ठीक है, इसको ऐड किया गया था इसी संवैधानिक संशोधन के माध्यम से। और इसमें साफ साफ बोला गया कि स्टेट जो है will promote voluntary formation, autonomous functioning, democratic control and professional management of the cooperative society। समझ में आया आपको? तो ये बात है। और एक नया चैप्टर कोऑपरेटिव सोसाइटीज का पार्ट 9B में ऐड किया गया था इसी अमेंडमेंट के माध्यम से। आप देख सकते हैं पार्ट 9B वॉज इंसर्टेड, और ये आपका 9B कोऑपरेटिव सोसाइटी से ही रिलेटेड है, ठीक है। अब हमारे देश में कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या क्या स्टेप्स लिए हैं, ठीक है, उसकी हम चर्चा करेंगे। साथ ही साथ हम देखेंगे कि इश्यूज एंड चैलेंजेस क्या है कोऑपरेटिव सेक्टर्स में,
उसके बाद कोऑपरेटिव सेक्टर ने किस प्रकार से इंडिया के ग्रोथ में कंट्रीब्यूट किया है, एलोंग विथ आगे और क्या सुधार करने की ज़रूरत है, क्या की जानी चाहिए ताकि कोऑपरेटिव सेक्टर और रोबस्ट बने और अच्छे से वो कंट्रीब्यूट करे विलेज इकोनॉमी के डेवलपमेंट में, इकोनॉमिक ग्रोथ में, ठीक है, पॉवर्टी को हटाने में, जो भी है। उसके बाद अमूल की सक्सेस स्टोरी हम देखेंगे, ठीक है। यहाँ हम डील करने वाले हैं, इन सब चीज़ों को हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहली बात हम चलते हैं नेशनल पॉलिसी ऑन कोऑपरेटिव्स 2002। ध्यान रखना है, ये पॉलिसी का नाम आपको ध्यान रखना है। अगर कहीं भी पूछ लिया जाए कि गवर्नमेंट ने क्या क्या इनिशिएटिव लिया है, तो पहला आपको कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस वाला दे देना होगा, 97 CA जो किया गया था 2011 में, ठीक है, जिसमें आपका पार्ट 9 भी ऐड किया गया, साथ ही साथ इसको फंडामेंटल राइट करार दिया गया। उसके बाद DPSP में तो है ही है, ये तो बात आपको पता ही होगा, 43B आर्टिकल इंसर्ट किया गया था। उसके बाद आपका नेशनल पॉलिसी ऑन कोऑपरेटिव्स 2002, ये आप मेंशन कर सकते हो, ठीक है। अलोंग विथ मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट भी आया, एंड ये तो आपका है ही नेशनल पॉलिसी फॉर कोऑपरेटिव्स, इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा इनेक्ट किया गया था दोनों 2002 में। अब आपको ध्यान रखना है, ये जो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट है, नाम से ही पता चल रहा है, ये उन कोऑपरेटिव सोसाइटीज को रेगुलेट करने के लिए जो मोर देन वन स्टेट में ऑपरेट करते हैं, ठीक है। बहुत सारे कोऑपरेटिव एक ही स्टेट में ऑपरेट करते हैं तो वहाँ तो चैलेंज नहीं आएंगी, लेकिन जो मोर देन वन स्टेट में ऑपरेट करते हैं वहाँ पर एक प्रकार से उनको रेगुलेट करने के लिए वी हैव दिस एक्ट, ठीक है। और इस पॉलिसी के माध्यम से क्या एम रखा गया है कि जो आपका फंडिंग किया जाए ताकि जो भी कोऑपरेटिव्स है उनका प्रमोशन हो, मोर एंड मोर कोऑपरेटिव्स क्रिएट हो, और जो भी कोऑपरेटिव बने वो ऑटोनोमस हो, इंडिपेंडेंट हो, डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन हो, जो देश के सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट करे। साथ ही साथ जो रीजनल इम्बैलेंसेस है उसको भी कम करने का प्रयास किया जाए, इस पॉलिसी ने बोला है। रीजनल इम्बैलेंसेस मतलब समझते हो कि देयर इज एन इम्बैलेंस अमंगस्ट द रीजन्स, ठीक है। जैसे ए रीजन और बी रीजन की बात कर लेते हैं, तो ए रीजन में 50 कोऑपरेटिव्स हैं और बी रीजन में पता चला कि 5 है, तो ये हो गया आपका रीजनल इम्बैलेंसेस, तो इसको खत्म करना है, ठीक है। बिकॉज इस इम्बैलेंसेस के कारण जो आपका बी रीजन है ना, वो उनका डेवलपमेंट नहीं हो सकेगा, वहाँ पर इकोनॉमिक एक्टिविटीज फास्ट ट्रैक नहीं हो सकेगी, ठीक है। तो इसीलिए इम्बैलेंसेस खत्म करने का प्रयास किया जाता है। और कोऑपरेटिव एजुकेशन को बढ़ाना, कोऑपरेटिव्स के बारे में जानकारी देना, ट्रेनिंग देना, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट करना, ठीक है। और अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ऑफ नेशनल पॉलिसी की बात करें तो वही है, प्रमोशन एंड डेवलपमेंट ऑफ कोऑपरेटिव्स एलोंग विथ रीजनल इम्बैलेंसेस खत्म करो, एलोंग विथ कोऑपरेटिव एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट को प्रमोट करो। तो ये हमने देखा। लेट्स मूव टू द इश्यूज एंड चैलेंजेस इन द कोऑपरेटिव सेक्टर। तो क्या इश्यूज एंड चैलेंजेस फेस की जाती हैं? पहली बात तो है लैक ऑफ स्पॉन्टेनिटी, यानी कि सहजता की कमी, मेंबर कोऑपरेट नहीं करते हैं एक दूसरे से, ठीक है। इंटरनल कन्फ्लिक्ट ज़्यादा देखने को मिलती है इस प्रकार की सिचुएशन, और कहा जाता है कि दिस इज ड्यू टू कि जो आपके एब्सेंस ऑफ पीपल ऑफ कॉमन नीड, ठीक है, यानी कि ये जो मेंबर्स आते हैं वो ग्राउंड जीरो नहीं होते हैं। ग्राउंड जीरो यानी कि एक प्रकार से जो मकसद होता है उस मकसद की तरफ ही वो आकर्षित नहीं होते। उसके बाद नेग्लेक्टिंग द डिमांड एस्पेक्ट, है ना, अलोंग विथ नॉन क्रेडिट एस्पेक्ट्स को नेग्लिजेंस कर देना। तो जो आपके सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होते हैं, ठीक है, मतलब ये जो आपके कोऑपरेटिव्स होते हैं, ये एक क्रेडिट एस्पेक्ट को डील करेंगे, एक नॉन क्रेडिट एस्पेक्ट को डील करेंगे। क्रेडिट एस्पेक्ट यानी कि पैसे देना, ठीक है, फंड देना। जैसे आप देख लो जो प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटीज है, इनका क्या काम है? क्रेडिट डिस्बर्स करना। लेकिन जो आपके नॉन क्रेडिट एस्पेक्ट्स है, ठीक है, यानी कि एडिशनल फंक्शंस कुछ किए जा सकते हैं, जैसे स्किल देना, ट्रेनिंग देना, ताकि जो फार्मर से वो एम्पावर हो सके, तो ये सब एक्टिविटीज नहीं करते हैं ये। अलोंग विथ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लिंकेजेस जो है अभी ऑपरेशनली इफेक्टिव नहीं हुआ है। एंड वी हैव द डिफेक्टिव मैनेजमेंट,
यानी कि जो कोऑपरेटिव क्रेडिट सिस्टम है ये मोस्टली लैंडलॉर्ड एंड लार्ज फार्मर्स के द्वारा ओ किए जाते हैं, ठीक है, जिसके कारण जो स्मॉल एंड मीडियम साइज फार्मर्स है उनको जो क्रेडिट मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पाती है, डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता है, ये सब बात है। फिर पॉलिटिकल इंटरफेरेंस तो ये तो होगा ही होगा। और जैसे आपका जो सोशोलॉजिस्ट हैं जैसे सुजाता पटेल एंड डैनियल फॉर्नर, ठीक है, उन्होंने कहा भी है कि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस इज ए बैरियर टू द ग्रोथ ऑफ कोऑपरेटिव मूवमेंट एंड लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन यानी कि ऐसे बहुत सारे कोऑपरेटिव्स है जो आपके क्रेडिट प्रोवाइड करते हैं। अब पता चला कि एक बंदा है उसने एक कोऑपरेटिव से पैसे ले लिया और पैसे लेके भाग गया, ठीक है, अब वो क्या करेगा, दूसरे कोऑपरेटिव्स को अप्रोच करेगा और वहां से भी उसको पैसे मिल जाएगा। तो अगर कोऑर्डिनेशन रहता है बिटवीन द कोऑपरेटिव्स तो जानकारी होती ना कि भाई साहब हाँ इसने पहले से ही लोन ले रखा है दूसरे कोऑपरेटिव से तो अब इसे हम लोन नहीं देंगे। तो बिकॉज ऑफ दिस लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन जो आपके डिफॉल्टर्स है वो फायदा उठाते हैं, ठीक है। तो ये सब हाँ, उसके बाद चलते हैं कंट्रीब्यूशन ऑफ कोऑपरेटिव सेक्टर्स इन इंडियाज ग्रोथ स्टोरी। तो क्या कंट्रीब्यूशन इन्होंने किया है इसको हमेशा ध्यान रखना, अगर आर्टिकल आए ना कंट्रीब्यूशन के बारे में तो आप उसको पढ़िएगा, इसमें ज़्यादा कुछ तो नहीं दिया गया है, लेकिन अगर आर्टिकल सब आती हैं कोऑपरेटिव्स के बारे में तो उसको ध्यान से पढ़ना है। वैसे काफ़ी ज़्यादा आर्टिकल्स आए भी थी एक समय जब न्यूज़ में था, आई थिंक 2021 के दौरान ही था ये, तो आपको ध्यान रखना है। तो पहली बात तो ये कि जब कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज एक्ट पास किया गया भारत में फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1904, तो कोऑपरेटिव्स का जो कंसेप्ट है वो एक रियलिटी बनी। उसके बाद 1912 में भी ये आपका कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट पास हुआ। तो ऐसे में नॉन क्रेडिट सोसाइटीज एंड कोऑपरेटिव फेडरेशंस को रजिस्टर करने का एक सिस्टम मिला। उसके बाद जो कोऑपरेटिव सेक्टर्स है वो फर्स्ट 5 ईयर प्लान में इंपॉर्टेंट एरियाज को कवर किया, जैसे एग्रीकल्चर के लिए है ना कोऑपरेटिव्स आया, स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग सबके लिए कोऑपरेटिव्स, हाउसिंग के लिए। तो ऐसे में क्या होगा, जैसे एग्रीकल्चर के लिए कोऑपरेटिव्स आया तो जो भी फार्मर्स हैं उनको आसानी से लोन सब मिल सकते हैं, तो आराम से उनकी जो भी नीड है, ठीक है, चाहे मशीन खरीदना हो चाहे सीड खरीदना हो वो फुलफिल हो सकती है। तो ये सब बात है। और सबसे इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन आपको ध्यान रखना है, द प्रिवेंशन ऑफ इकोनॉमिक पावर एकोमुलेशन। पहले क्या था, कुछ ही गिने चुने, ठीक है, वो इकोनॉमिक होल्ड रखते थे, जैसे मनी लेंडर सब की बात कर ले, ठीक है, तो ये कंट्रोल करते रहते थे पूरे क्रेडिट सिस्टम को। तो ऐसे में क्या होता था कि जो फार्मर्स थे उन सबको हायर इंटरेस्ट रेट पर लोन लेना पड़ता था, ठीक है, अब काफ़ी बार कर्जदार रह जाते थे। तो कोऑपरेटिव आने से ये सब समस्याओं का समाधान कहीं ना कहीं हुआ, ठीक है। अब लोग ही एक साथ मिलते हैं और पैसे मोबिलाइज करते हैं और वो जो है अपने नीड्स को फुलफिल करते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात द प्रिवेंशन ऑफ इकोनॉमिक पावर एकोमुलेशन, साथ ही साथ वाइडर डिस्पोजल ऑफ ऑनरशिप ऑफ प्रोडक्टिव कैपिटल एंड एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ सिटीजन्स इन डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, ठीक है, एंड पॉवर्टी एलिमिनेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, ये सब आपका खत्म होगा। तो ये सब आपका कुछ ऑब्जेक्टिव्स है कोऑपरेटिव सेक्टर डेवलपमेंट का। तो ये ध्यान रखना है आपको मेजर्स और वे फॉरवर्ड वाले में। सबसे इंपॉर्टेंट बात, जैसे यंगर जनरेशन को इनरोल करवाना है कोऑपरेटिव्स में, तो जो कोऑपरेटिव्स है वो फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करे फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेस एंड कंज्यूमर ड्यूरेबल्स के परचेज में, ठीक है। अलॉन्ग विथ कोऑपरेटिव्स को भी डिजिटल टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करने की ज़रूरत है, कंप्यूटराइजेशन करने की ज़रूरत है, ताकि यूथ को भी अट्रैक्ट कर सके और मार्जिनलाइज्ड एंड नीडी पीपल पर इनका पहुंच बन सके। बिकॉज अल्टीमेटली नीड किसकी होगी, मार्जिनलाइज्ड और नीडी पीपल तक अगर कोऑपरेटिव पहुंच पाता है तो जो बेसिक ऑब्जेक्टिव्स है कोऑपरेटिव की वो भी सक्सेसफुल होगा। उसके बाद पार्टिसिपेशन एंड एम्पावरमेंट ऑफ सोसाइटी मेंबर्स, तो जो भी सोसाइटी मेंबर्स है उनका भी पार्टिसिपेशन हो, उनको एम्पावर किया जाए, ठीक है। एंड गवर्नेंस एंड प्रोफेशनलिज्म, इसको भी इम्प्रूव किया जाना चाहिए। बिकॉज कोई भी एसोसिएशन होगा जहाँ पर आपका गवर्नेंस एंड प्रोफेशनलिज्म नहीं होगा तो वो एफिशिएंट तरीके से वर्क नहीं कर सकेगा और कहीं ना कहीं जो ऑब्जेक्टिव्स है ट्रू ऑब्जेक्टिव्स उसको फुलफिल करने में दिक्कतें आएंगी।
जैसे कुछ लीडर्स के नाम दिए जाते हैं, त्रिभुवन दास पटेल, ठीक है, विठलराव विखे पाटिल एंड थाटिया साहिब कोरे, ठीक है। और इन्होंने ऐसी क्वालिटी जिनमें थी जिन्होंने क्राइसिस को अपॉर्चुनिटी में तब्दील किया। तो एक दो नाम आप याद रखना, ठीक है, जैसे त्रिभुवन दास पटेल, नाम वैसे भी याद हो जाएंगे आपको, एंड थाटिया साहिब कोरे, इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं, जिन्होंने लीड किया कोऑपरेटिव्स को और गवर्नेंस और प्रोफेशनलिज्म कोऑपरेटिव्स में आपका दिखाया। उसके बाद जो वीक एंड इनएफिशिएंट कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं, ठीक है, या तो उनको एबलिश कर देने चाहिए या फिर मर्ज कर देने चाहिए विथ द स्ट्रॉन्ग एंड एफिशिएंट वंस। उसके बाद रेड टेपिज्म, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, एडमिनिस्ट्रेटिव बोटलनेक्स, ये सब प्रॉब्लम है, ध्यान रखना है कोऑपरेटिव में। रेड टेपिज्म, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, एडमिनिस्ट्रेटिव बोटलनेक्स, इसको भी हटाने की ज़रूरत है। एंड जो ऑफिशियल्स हैं वो लोकल प्रेशर के अधीन ना हो जाएं, ठीक है, या फिर पॉलिटिकल प्रेशर के अधीन ना हो जाएं, जिस कारण इंडिपेंडेंट डिसीजन लेने की पावर है वो उनकी ख़त्म हो जाए, ठीक है। साथ ही साथ पावरफुल विलेज लॉबीज वो भी इंटरफेयर ना करें अननेसेसरली इन द फंक्शनिंग ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी। ये हमने देखा। उसके बाद सक्सेस स्टोरी ऑफ अमूल। अमूल के बारे में तो आप जानते ही हो, अमूल ने कहीं ना कहीं कोऑपरेटिव की दुनिया में एक रिवोल्यूशन सी ला दी थी, ठीक है। और जब आपका अमूल सक्सेस हुआ तो उसके साथ साथ बहुत सारे कोऑपरेटिव एसोसिएशन बनने लगे, ठीक है, और उनका भी ग्रोथ डेवलपमेंट हुआ। तो अमूल जो है उसने एक प्रकार से डेयरी कोऑपरेटिव मूवमेंट भारत में लीड किया, और जो उसका नाम था ना आपका, वो आपका था गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन, ठीक है। और आज के स्टेटस को देखें तो लगभग 2.2 मिलियन मिल्क प्रोड्यूसर्स जो हैं वो कनेक्टेड है इस एसोसिएशन से। और इसमें जो लीडर्स रहे हैं आप भी जानते होंगे, वर्गीज कुरेन, जो कि फाउंडर चेयरमैन थे गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन यानी कि इसका। और इन्होंने ही कहीं ना कहीं एक लीडरशिप दिखाई इन द सक्सेसफुल ऑफ द अमूल, ठीक है। तो ये बेस्ट एग्जांपल है, कहीं पर भी कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन के सक्सेस का एग्जांपल देना है तो आप अमूल का दे सकते हो, ठीक है। और इसने सबसे इम्पोर्टेंट बात है रूरल डेवलपमेंट में अच्छा खासा कंट्रीब्यूट किया, बिकॉज इंटीग्रेट कर देना रूरल फार्मर्स को और उनके प्रोडक्ट को मोबिलाइज करना, मार्केटिंग करवाना, कितनी बड़ी सक्सेस है रूरल इकोनॉमी के लिए, ठीक है, ये आप सोच सकते हो। और अमूल ने कहीं ना कहीं वाटर रेवोल्यूशन लेकर आया भारत में, विच हैज मेड इंडिया वन ऑफ द लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड। वन ऑफ द लार्जेस्ट नहीं, लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड अभी है आपका मतलब इंडिया, ठीक है। लेकिन आप हमें बताओ, डिस्पाइट लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क इन द वर्ल्ड, व्हाट आर द बोटलनेक्स दैट इंडिया फेसेस इन एक्सपोर्टिंग द मिल्क, ठीक है। यानी कि जो पोटेंशियल होनी चाहिए मिल्क सेक्टर की वो कहीं ना कहीं हमें देखने को नहीं मिलती है। तो क्या है, एक आध दो एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं। क्वालिटी कंस्ट्रेंट हो सकता है ना, बहुत सारे देश ये आरोप लगाते हैं कि क्वालिटी डिस्टर्बेंसेज है, ठीक है। साथ ही साथ प्रॉपर मार्केटिंग नहीं होती है मिल्क प्रोडक्ट्स की। जैसे आप देखते हो बहुत सारी विदेशी कंपनी वो मार्केटिंग स्ट्रेटजी ऐसे रखती है कि उनके प्रोडक्ट वैसे बिक जाएंगे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं मार्केटिंग स्ट्रेटजी में बदलाव लाने की ज़रूरत है, प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन करने की ज़रूरत है। तो ये सब कुछ बातें हैं, ध्यान रखिएगा। उसके बाद कॉपरेशन या फिर कॉपरेटिव्स के क्षेत्र में एक और स्टेप्स लिया गया, वो है आपका मिनिस्ट्री ऑफ कॉपरेशन, ठीक है। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, कॉरपोरेशन और कॉपरेशन में अंतर है ना। एक है आपका कॉरपोरेशन, कॉरपोरेशन शब्द निकला है कॉरपोरेट से, कॉरपोरेट इज योर बिजनेस एंटिटी, जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती है। कॉरपोरेशन ये आपका, ये बेसिकली ग्रुप ऑफ पीपल को रिप्रेजेंट करते हैं। तो बिकॉज ऑफ द सक्सेस ऑफ द कॉपरेटिव्स, और भारत को इसकी ज़रूरत भी है, इसलिए मिनिस्ट्री ऑफ कॉपरेशन को सेटअप किया गया, फॉर्म किया गया एज ए सेपरेट मिनिस्ट्री टू स्ट्रेंथन द कोऑपरेटिव मूवमेंट इन द कंट्री, ठीक है। एंड ज़रूरत क्यों पड़ी कोऑपरेट मिनिस्ट्री की, तो एक बात आपको याद रखना है कि अगर पूछा जाए गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स क्या लिए गए हैं,
टू स्ट्रेंथन कॉपरेटिव्स। तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉपरेशन हाल फिलहाल में ही बनाई गई है, इसको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री की ज़रूरत क्यों पड़ी? तो बेसिकली जो आपके कोऑपरेटिव मूवमेंट है या फिर जो आपकी कोऑपरेटिव कल्चर है, इसमें कुछ रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, ठीक है। रिफॉर्म्स या फिर रिविटलाइजेशन की ज़रूरत है। जैसे पॉलिटिकल इंटरफेरेंस काफ़ी ज़्यादा हमें देखने को मिलते हैं, ये सब तो प्रॉब्लम्स हैं ही हैं। साथ ही साथ ये भी देखने को मिलता है बहुत सारी कोऑपरेटिव सोसाइटीज रेगुलर लेवल पर इलेक्शंस नहीं कंडक्ट करती हैं। तो इसके कारण क्या होता है, जो बेसिक कोर फिलोसफी है कोऑपरेटिव का कि सारे जो मेंबर्स हैं, है ना, उनकी इक्वल से होनी चाहिए, तो वो कहीं ना कहीं फुलफिल नहीं होनी पाती। तो अगर हम बात करें इस मिनिस्ट्री ऑफ कॉपरेशन के क्या सिग्निफिकेंस होंगे, तो आप डेडिकेटेड मिनिस्ट्री होगा जिसके अपने एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर होंगे, और कोई भी पॉलिसी बनाना हो तो डेडिकेटेड तरीके से बना सकते हैं। दैट विल स्ट्रेंथन द कोऑपरेटिव मूवमेंट इन इंडिया। एलोंग विथ कोऑपरेटिव्स प्रमोट की जाएंगी एट द ग्रास रूट लेवल। तो ये जो आपका मिनिस्ट्री है, इट विल हेल्प डीपेन द कोऑपरेटिव्स एज ए ट्रू पीपल बेस्ड मूवमेंट रीचिंग अप टू द ग्रास रूट्स। एंड ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भी कहीं ना कहीं आसानी देखने को मिलेगी, बिकॉज जो मिनिस्ट्री है इट विल वर्क टू स्ट्रीमलाइन द प्रोसेस कि किस प्रकार से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को प्रमोट किया जाए कोऑपरेटिव के लिए, एंड मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव्स के डेवलपमेंट पर भी फोकस किया जाएगा। और मल्टी स्टेट डेवलपमेंट कोऑपरेटिव के बारे में हमने आपको बता भी दिया है, दोज कोऑपरेटिव दैट ऑपरेट इन मोर देन वन स्टेट दैट हैव देयर प्रेजेंस इन मोर देन वन स्टेट, उसको हम मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव्स कहते हैं। अब जो मैंने आपको बताया था रिसेंट फैसले या फिर ऑब्जर्वेशन जो सुप्रीम कोर्ट ने दिए हैं कोऑपरेटिव्स के मुद्दे पर, इसको समझना जरूरी है। इसको समझने से पहले एक बात आपको जानना जरूरी है कि जो कोऑपरेटिव्स है ना, वो स्टेट सब्जेक्ट है, ठीक है। स्टेट सब्जेक्ट यानी कि स्टेट को एक्सक्लूसिव पावर है कोऑपरेटिव्स के ऊपर कानून बनाने की, लॉ बनाने की, ठीक है। तो इसी मुद्दे पर आपका सुप्रीम कोर्ट ने जो 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की गई, इसी पर कुछ ऑब्जर्वेशंस उन्होंने दिए। पहली बात तो ये कि जो 1919 हम बार बार बोल रहे हैं, 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट किया गया, ठीक है। उसके सर्टेन पार्ट यानी कि कुछ प्रोविजंस हैं जो कि आपके पार्ट 9B के, उसको एक प्रकार से स्ट्राइक डाउन किया गया बाय द 3 जज बेंच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। यानी कि जो आपका 97 CA था ना, उसमें 3 बातें आई थी। एक तो ये कि फंडामेंटल राइट्स आपका कोऑपरेटिव बना था, दूसरी बात ये कि पार्ट 9B ऐड किया गया था दैट डील्स विद कोऑपरेटिव सोसाइटी, और उसके बाद आर्टिकल 43 भी ऐड किया गया था जो बेसिकली कोऑपरेटिव के प्रमोशन की बात की जाती है DPSP में। तो जो आपका पार्ट 9B है ना, वो जो आपका कोऑपरेटिव सेक्टर्स से रिलेटेड बातें कहता है, उसके कुछ प्रोविजंस को स्ट्राइक डाउन किया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। सुप्रीम कोर्ट ने क्या ऑब्जर्वेशन दिया कि वैसा जो कोऑपरेटिव थे वो स्टेट सब्जेक्ट है, और जब स्टेट सब्जेक्ट है और आपने 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाया, तो जाहिर सी बात है इस बिल को स्टेट लेजिस्लेचर के पास भी जाना था, बिकॉज आपको ही पता है ना, अगर कोई स्टेट लिस्ट में अमेंड करना हो तो एक तो आपका पार्लियामेंट उसमें सहमति दिखाएगा ही दिखाएगा, दूसरी इंपॉर्टेंट बात आपका मेजॉरिटी ऑफ द स्टेट्स उसकी भी सहमति होनी जरूरी है उस बिल के ऊपर। लेकिन ये जो आपका 97 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट किया गया, इसमें स्टेट लेजिस्लेचर की कोई सहमति नहीं ली गई। आप देख सकते हो विदाउट बीइंग रेटिफाइड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर, जो कि संविधान के प्रोविजंस के अगेंस्ट हो गया एक प्रकार से। तो एक बात तो ये ऑब्जर्व की गई। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ऑब्जर्वेशन सुप्रीम कोर्ट ने की कि जो आपका पार्ट 9B है कॉन्स्टिट्यूशन का, जो कि आपका कोऑपरेटिव सोसाइटी से डील करता है, इट विल अप्लाई ओनली टू मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज, ठीक है। मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज यानी कि वैसे कोऑपरेटिव सोसाइटी जो मोर देन वन स्टेट में ऑपरेट करते हैं, तो वहां पर आपके पार्ट 9B के प्रोविजंस अप्लाई होंगे, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि जो स्टेट लेजिस्लेचर है, इनके पास एक्सक्लूसिव लेजिस्लेटिव पावर है कोऑपरेटिव ग्रुप्स के ऊपर, तो ये कानून बना सकती हैं।
तो सिग्निफिकेंस ऑफ द वर्डिक्ट क्या हुआ, स्टेट को एम्पावरमेंट मिल गई कि वो जो है कोऑपरेटिव्स के ऊपर अपना एक्सक्लूसिव लेजिस्लेटिव पावर ये एंजॉय करते हैं। ठीक है, याद रखना है मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज को सेंटर रेगुलेट कर सकती है बिकॉज इट ऑपरेट्स इन मोर देन वन स्टेट। ठीक है, और दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि बहुत सारे स्टेट ये फियर जता रहे थे कि जो न्यू सेंट्रल मिनिस्ट्री बनी है कॉपरेशन वाली वो उनको एम्पावर कर दे, मतलब वो स्टेट को डिसएम्पावर कर देंगे रिगार्डिंग द कोऑपरेटिव्स। तो इस डिसीजन ने कहीं ना कहीं स्टेट की जो आपकी अथॉरिटी है उसको सेफगार्ड की है रिगार्डिंग द कोऑपरेटिव्स। यही बात है। कंक्लूजन में आप देख सकते हो कि जो आपका कोऑपरेटिव मूवमेंट का सिद्धांत है इसका क्या मकसद है, सभी को यूनाइट करो। ठीक है, अलोंग विद अनोनमस यानी कि इंडिपेंडेंट रहो, ऐसा नहीं कि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस में आ जाए। और साथ ही साथ कोऑपरेटिव या कोऑपरेटिव मूवमेंट की क्षमता है टू सॉल्व द पीपल्स नीड एंड पीपल्स प्रॉब्लम। और एक बात ये भी निकल कर आ रही है कि आजकल के समय में बहुत सारे एरियाज इमर्ज हो रहे हैं टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट के माध्यम से, वहाँ पर कोऑपरेटिव्स अपना रोल निभा सकती है। ठीक है, बाय मेकिंग पीपल फेमिलियर विद दोज एरियाज इन टेक्नोलॉजी। तो इससे कोऑपरेटिव मूवमेंट कंटिन्यूड रहेंगी। तो ये हमने पूरा कोऑपरेटिव्स के टॉपिक को डिस्कस किया। 1 घंटे का लेक्चर सीरीज आई थिंक कि हो चुका है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग सोसाइटीज के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, फिर सोसाइटीज ट्रस्ट एंड रिलीजियस इंडोमेंट्स जो भी है, उसके बाद कुछ आपके इश्यूज हैं उसको हम डिस्कस करके इसको हम ख़त्म करने वाले हैं और ये आपका फिनिश हो जाएगा। उसके बाद गुड गवर्नेंस के टॉपिक पर आएंगे। आई थिंक कि कल के लेक्चर में आपका ये टॉपिक ख़त्म होगा, उसके बाद वी विल मूव टू द गुड गवर्नेंस टॉपिक। तो कैसा लग रहा है आपको ये लेक्चर सीरीज, जल्दी से आप बताओ, कमेंट लाइक शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू वेरी मच। वी विल कंटिन्यू आवर लेक्चर सीरीज इन द नेक्स्ट डे। थैंक यू।